एक समय की बात है। गांव में एक अद्वितीय खुशबू फैल रही थी। ये खुशबू न केवल गांव की सड़कों में नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में महसूस हो रही थी। ये खुशबू उस दुकान से आ रही थी जो गांव के किनारे पर एक बूढ़ी औरत चला रही थी। वो दुकान जैसे छोटे होटल में पराठे बना रहे थे, जो इसकी खासियत है। इस दुकान के बारे में सुनकर गांव के लोगों को हर दिन एक नया अनुभव होता जा रहा था। दुकानदार और उसके पराठे की खास बात ये थी कि वो सभी गांव के लोगों की तरह ही बहुत ही सरल और सात्विक था। बूढ़ी औरत का नाम भाग्यवती था, जो हमेशा अपने यात्रियों को एक विशेष स्वाद का एहसास कराती थी। भाग्यवती की दुकान के पराठे स्वाद के लिए मशहूर थे। उनके पराठों में घी की शुद्ध खुशबू और मक्खन के स्वाद ने सभी को आकर्षित किया। वह उतना ही पराठा खाता था जितना उसके बर्तन में उपलब्ध होते थे। भाग्यवती का समय सुबह ही शुरू हो जाता था। वह बच्चों के लिए स्कूल के बाद अपने मुसाफिरों के लिए पराठे बनाती थी। एक दिन एक गरीब परिवार गांव में आया। वो अपने छोटे बच्चों के साथ थे और उनके पास खाने का कुछ भी नहीं था। उन्होंने भाग्यवती के पास आकर कुछ खाने के लिए पूछा। भाग्यवती ने उनकी सबसे छोटी मोटी संतानों को देखकर दयालु होकर कह दिया, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी। वो पराठे लेकर बच्चों के पास जाकर बोली, ये पराठे तुम्हारे लिए है, तुम खाओ और अच्छा समय बिताओ। गरीब परिवार वही खाकर भाग्यवती के पास गया और उसे धन्यवाद कहते हुए ऐसे कहा, आपने हमारी विपदा में सहायता की है, हम आपके दयालुता के लिए आभारी हैं। भाग्यवती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। इस समय गरीब परिवार के लोगों ने कुछ भी अनोखा नहीं दिया, लेकिन भाग्यवती के अप्रतिम दयालुता और अच्छाई के कारण उन्होंने अपनी प्रेम भरी दुकान को कई गुना अद्वितीय बना दिया। गांव वाले दिन रात भाग्यवती के दुकान पर आते और उसके पराठों का स्वाद लेते, लेकिन उनके मन में एक अनोखी पहचान और साथ का भाव था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। मेले में लाखों लोग आए और तरह तरह की खास चीजें खरीदने लगे। सद्गुरु के साथ एक विशेष रुचि की खोज के लिए इस मेले का आयोजन किया गया था। भाग्यवती ने इस अवसर का सही इस्तेमाल किया और अपने सबसे स्वादिष्ट पराठों को तैयार किया। उन्होंने उन पराठों को सबसे अद्वितीय तरीके से पेश किया, जो कि उनके खास मसालों और तरीकों से पकाने के तरीकों का परिणाम था। मेले में भाग्यवती के पराठों का स्वाद काफी लोकप्रिय हुआ। लोग उसकी दुकान के आसपास जमा हो गए और उसके स्वाद का आनंद लिया सबने। मेले के अंत में जब विजेता घोषित किए गए तो भाग्यवती के पराठों को सर्वश्रेष्ठ स्वाद चुना गया। उन्होंने पहले और दूसरे प्राइज जीते और उनके दुकान का प्रसिद्धीकरण गांव से लेकर पूरे क्षेत्र तक फैल गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सहयोग, सदयता और साझेदारी कैसे गांव और भी मजबूत और खुशहाल बना सकती है। भाग्यवती ने दिखाया कि आपके पास कुछ भी हो, आप उसका उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए कर सकते हैं और इससे आपका और आपके परिवार का साथिता और मान सम्मान भी मजबूत हो सकती है। एक बार मंजुलपुर नामक गांव में दो भाई सुनील और सुधीर रहते थे। बड़ा भाई होशियार मगर घमंडी था और छोटा भाई सुधीर बहुत दयालु था और लोगों से बहुत नरम दिल से पेश आता था। रोज सुबह सुबह सुनील अपने काम पर निकल जाता, 4 बोरी नारियल खरीदता और गांव के बाजार में बेच आता।
इस तरह वह पैसा कमाता था और अपने परिवार का खर्च उठाता था। लेकिन सुधीर अपने बेटे को तैयार करने और उसे स्कूल भेजने के अलावा कुछ नहीं करता था। घर वापस आने के बाद वह फिर से घर से संबंधित कुछ काम करने के लिए जाता। वह सब कुछ वैसे ही करता जैसे उसकी पत्नी कहती। घर वापस आने के बाद वह दोपहर का खाना खाता और कुछ देर आराम करता था। लेकिन लीला, जो उसकी पत्नी थी, अपने घर के कामों को पूरा करने के बाद सिलाई का काम करती थी और थोड़ा पैसा भी कमाती थी। उस पैसे से वे दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस तरह से सुनील एक नारियल बेचने का व्यवसाय चला रहा था और सुधीर कुछ नहीं कर रहा था। एक दिन सुनील अपने भाई के पास आया और बोला, अरे भाई, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, कोई काम किए बिना घर बैठने से काम नहीं चलता। ओह हाँ, अब आप तो कुछ जानते ही नहीं, तो क्या करेंगे? आपको पता ही नहीं कि काम कैसे करना है। सुनील सुधीर को सुझाव देने के बजाय हर समय उसे चिढ़ाता था। सुनील की यह बात लीला को पसंद नहीं आती थी। हे भगवान, इसे तो और कुछ काम ही नहीं है, ये तो बस सुधीर को चिढ़ाता रहता है। इसका मुंह बंद करने के लिए सुधीर को कुछ काम करना शुरू करना होगा। ये तो और भी लोगों के पास जाके ये सब बातें करेगा और बाकी सब लोग भी सुधीर को चिढ़ाने लग जाएंगे। इन सब बातों से परेशान एक दिन जब वह अपने विचारों में खोई हुई मंदिर से अपने घर वापस आ रही थी, रास्ते में अचानक एक संत ने कुछ कहना शुरू कर दिया। अपने पति की चिंता मत करो। और तुरंत लीला उनके पास चली गई। संत ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और उसके हाथों में एक छेद वाला करछुल दिखाई दिया। यह करछुल लो और अपने पति को दे दो, इससे उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जब वह इसे ले रही थी तो उसके मन में एक सवाल आया। स्वामी जी, इस करछुल के साथ मेरे पति क्या कर सकते हैं? बेटी, भाग्य तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बस इतना कहकर संत लीला को घर भेज देते हैं। लीला ने यह सोचना बंद नहीं किया कि करछुल उसके पति के लिए कैसे उपयोगी होगा। सुधीर ने अपनी पत्नी के हाथों में करछुल को देखा और उसे लेने और देखने के लिए दौड़ पड़ा। लीला, तुमने क्या खरीदा है? एक करछुल? वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। यह करछुल कोई साधारण नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली है। यह हमारे भाग्य को बदल सकता है। इसके अलावा यह करछुल तभी काम आएगा जब इसका उपयोग आप खुद करेंगे। तभी ये हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। हमारे गांव के संत ने यह बात स्वयं मुझे बताई है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि करछुल एक जादुई चीज है। उन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया कि वह जादुई है या नहीं, लेकिन ये कैसे उपयोगी बनेगा यह हमारे पर निर्भर है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। चलो इस करछुल को किसी तरीके से आजमाते हैं ताकि पता चल सके। हाँ, ये ठीक है, अच्छा विचार है, चलो करते हैं। तो इस तरह से सुधीर करछुल को पकड़ता है। लीला विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करने के लिए हर चीज को कम से कम मात्रा में तैयार रखती थी, जिसे करछुल के साथ परोसा जा सके। सबसे पहले उसने समोसे को तलने के लिए गरम तेल में डाला। सुधीर ने समोसे को तलने के लिए करछुल का इस्तेमाल किया और उसे तेल से बाहर निकाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मिर्च उठाई और तेल में डालकर उसे तलने दिया। इस बार भी सब कुछ वैसा ही था, हमेशा की तरह। तीसरी बार जब वह जलेबी बना रहे थे और तलने के लिए उन्होंने करछुल का इस्तेमाल किया। हालांकि शुरू में तो बस 4 ही जलेबी थी, लेकिन अचानक सैकड़ों जलेबियां तेल से बाहर निकलना शुरू हो गईं।
सुधीर और लीला दोनों इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें तब उस करछुल की शक्ति का एहसास हुआ। अरे लीला, मैं ऐसा करना जारी नहीं रख सकता, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। अरे बाप रे, बस एक नजर डालो। और सुधीर ने घर की ओर देखा तो वहां सैकड़ों जलेबियां थीं। सुधीर तो उन सबको देखकर हैरान ही रह गया। अरे लीला, हम इसे कैसे खा सकते हैं? हे भगवान, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि इन सभी जलेबियों को हम खा सकते हैं? मुझे लगता है हमें एक काम करना चाहिए। हम इन सब जलेबियों को गांव में जाकर बेच सकते हैं। अगर हम इन्हें बेचेंगे तो हमें कुछ पैसा भी मिलेगा। उस पैसे से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब समझ आ रहा है कि संत ने मुझे क्या कहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम इस जलेबी को गांव में बेचना चाहते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी गांव के लोग इसे खरीदेंगे। जैसा कि सुधीर ने कहा, उन्होंने जलेबी का स्वाद चखा। उन्होंने तुरंत तय किया और पहिया गाड़ी में गर्म जलेबी की व्यवस्था की और उन्हें बेचने के लिए गांव के बाजार में चले गए। जलेबी ले लो, ताजा ताजा गरम गरम जलेबी। इस तरह वे गांव में चले गए। जलेबी की सुगंध ने ग्रामीणों को उनसे जलेबी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय सुनील अपने रास्ते पर लोगों के एक समूह को देखकर सोचने लगा, अरे यह सब क्या हो रहा है? इतने लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? मुझे लगता है कि कुछ तो हो रहा है। वाह वाह, यही सही जगह है मेरे नारियल को बेचने के लिए। उसने ऐसा सोचा और वहां चला गया। जैसे जैसे वह करीब गया, उसने खुशी खुशी जलेबी बेचते हुए सुधीर और लीला को वहां देखा। अरे, ये लोग कैसे इस जलेबी को बेच पा रहे हैं? वे जलेबी बनाने का खर्चा कैसे उठा रहे हैं? इतनी सारी जलेबियां इन्होंने कैसे बनाई? अरे, ये तो संभव नहीं है। ये कुछ तो अजीब है। मुझे जांच करनी चाहिए। जब वह ऐसा सोच रहा था, एक ग्रामीण जो सुनील को पार कर रहा था बोला, अरे सुनील, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपने भाई से सीखो। वे तुम्हारी तरह सभी लोगों को बेस्वाद नारियल पानी और इतना महंगा बेचकर धोखा नहीं दे रहा है। वह जलेबी बहुत स्वादिष्ट है और लजीज भी है। ग्रामीणों की टिप्पणियों को सुनकर और अपने भाई सुधीर की सफलता को देखकर सुनील को ईर्ष्या होने लगी। इस तरह अपमानित होने के बाद सुनील सुधीर और लीला का पीछा करने लगा जब तक कि वे घर वापस नहीं आ गए। सुनील खिड़की के पीछे कहीं छिपा हुआ था और अपने भाई और लीला को सुनने लगा। देखो लीला, हमने इतनी कमाई की, क्या आज रात हमारे लिए ये सारे पैसे गिनना संभव है? अरे हाँ, चलिए एक साथ गिनती शुरू करते हैं। तो इस तरह से वे दोनों गिनती पूरी कर लेते हैं और उन्हें ये बात अविश्वसनीय लगती है कि उन्होंने एक दिन में 8,000 रुपए कमाए और वह बहुत खुश थे। लीला, चलो हम इनमें से 6,000 रुपए मेरे भाई सुनील को दे देते हैं, उसकी मदद हो जाएगी। मुझे पता चला कि उसका व्यवसाय घाटे में चल रहा है। यदि हम इसे देकर उसकी मदद करते हैं तो इससे उसे एक अच्छे व्यापारी से अच्छे नारियल प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। फिर उसका व्यवसाय अच्छा हो सकता है
और उसका परिवार खुशहाल रह सकता है। क्या कहती हो? जी, ये ठीक नहीं है। वो हमेशा आपको टोकता रहता है और आपको बेकार समझता है। और आपने देखा नहीं आपको कैसे चिढ़ाता है वो? आप क्या भूल गए हैं? हम अब पैसा कमाने में सक्षम हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और फिर सुनील शुरू से ही सुधीर और लीला को सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बिना किसी दूसरे विचार के वह सीधे अपने भाई सुधीर के पास चला गया और उसे गले लगा लिया। उसने अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी। जैसे कि सुधीर ने सुनील की मदद की, इससे सुनील का जीवन आसान हो गया था और उसने अपना व्यवसाय उचित स्थिति में कर भी लिया था। यहाँ तक कि सुधीर और लीला ने जलेबी बनाना जारी रखा और उन्हें रोजाना गांव में बेचा और पर्याप्त पैसा कमाया। इसी तरह उनका जीवन बहुत सरल हो गया था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग किसी दूसरे को पीड़ित करने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। बदले में आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। एक लंबे समय पहले एक छोटी सी गांव में मोहन, कमला नामक एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम नवनीत था। मोहन कृषि करके आए हुए पैसों से घर चलाता था। कुछ साल बाद मोहन का तबीयत खराब होने पर वो कोई भी काम नहीं कर पाता था और ऐसे उसके लिए अपने परिवार का खर्चा संभालना बहुत मुश्किल होता था और इस बात का मोहन को बहुत चिंता होती है। एक दिन नवनीत अपने पिता को चिंतित देखता है। पापा हमेशा चिंतित रहते हैं। आज मुझे उनके पास जाके पूछना ही होगा कि उन्हें कौन सा बात इतना चिंता दे रही है। पापा, आप किस बारे में सोचकर इतना दुखी हो रहे हैं? नवनीत, इतने दिन मैं मेहनत करके पैसे कमाता था, इसीलिए हम कोई भी चिंता के बिना आराम से जीते थे। पर अब मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है बेटा, और इसके कारण मुझे चिंता है कि अब आगे घर कैसे चलाएंगे। पापा, आपकी तबीयत तो वैसे ही खराब है। आप ये सब मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। मेरे पिताजी उनके तबीयत बिगड़ने पर भी घर के बारे में ही सोच रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा और घर की जिम्मेदारी लेना होगा, ऐसे सोचता है। हाँ, पापा ने मुझे थोड़े पैसे दिए थे ना, मैं पहले ये देखता हूँ कि कितने पैसे हैं मेरे पास और फिर सोचता हूँ कि उससे कौन सा व्यापार कर सकता हूँ। ऐसे सोचकर वो जाके देखता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। अरे, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। इनके साथ मैं कौन सा व्यापार शुरू कर सकता हूँ? उन 10 रुपयों के साथ वो बाजार जाता है और वहां सारे दुकानों को देखता है। एक दुकान में नींबुओं को बिकते देखता है। मेरे पास के पैसों के साथ नींबू के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं नींबू ही खरीद के बेचूंगा। ऐसे सोच के नींबू के दुकान को जाता है। नींबू कितने के हैं भैया? 1 रुपए का एक नींबू। ठीक है, मुझे 10 रुपए के नींबू दे दो। ठीक है। और दुकानदार उसे 10 नींबू देता है। नवनीत उन नींबुओं को बेचना शुरू कर देता है। नींबू नींबू, ताजा ताजा नींबू, आखिरी 10 नींबू ले लो जी, ले लो। एक नींबू का कितना होगा? 2 रुपए का एक नींबू। इतना दाम क्यों? बगल वाले दुकान में 1 रुपए का एक नींबू दे रहे हैं ना। बिक नहीं जाने पर ऐसे कम दाम पे ही बेचते हैं भाई साहब। ये सारे तो एकदम ताजा है। ठीक है ठीक है, तुम्हारे पास के नींबू दे दो। ऐसे नींबू बेच के उससे आए हुए पैसों से वापस और नींबू को खरीदता है और दिन पूरा मेहनत करके कमाए हुए पैसों को लेकर खुशी खुशी घर जाता है। पापा, आप अब से घर की जिम्मेदारी का चिंता ना लें, और उन्हें सब कुछ कहता है।
नवनीत, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। दृढ़ निश्चय से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे हर रोज नवनीत नींबुओं को खरीद के बेचता था। कुछ दिन बाद कम लोग उसके पास नींबू खरीदने लगे, जिसकी वजह से उसके पास नींबू बचने लगे और इसीलिए वो दुकानदार के पास कम नींबू खरीदता था, ताकि बचे हुए नींबुओं के साथ उन्हें अगले दिन बेच सके। एक दिन ऐसे ही नींबू खरीदने जाता है। एक नींबू का गुच्छा दीजिए भाई साहब। व्यापार की शुरुआत में ज्यादा नींबू खरीदते थे, कुछ दिनों से कम हो गया है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नींबुओं का बिकना शायद कम होते जा रहा है ना? कम से कम कुछ दिनों तो चला पाओगे ना? नवनीत बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं कम से कम कुछ दिन व्यापार चला पाऊंगा? मुझे अब उन्हीं के पास से नींबू खरीद के उनके सामने ही व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। और ऐसे सोचकर अपने नींबू बेचता है। उस दिन के नींबू बेचकर घर जाते वक्त रास्ते में देखता है कि एक दुकान में बहुत भीड़ है। पास जाके देखने पर पता चलता है कि वो एक जूस का दुकान है। अगर मैं भी इन नींबुओं का रस बना के कम दाम पे बेचूंगा तो मेरे ही पास सब लोग आएंगे खरीदने। उसकी सोच के अनुसार वो अगले दिन से खरीदे हुए नींबुओं में आधे नींबू को रस बनाकर और बाकी नींबुओं को ऐसे ही बेचने लगा। नींबू का सिर्फ 5 रुपए, ले लो भाई साहब, ले लो, ऐसे जोर से चिल्लाता है। बहुत कम दाम पे नींबू का रस बेचने के कारण उसके पास बहुत लोग आकर पीते हैं और नींबू भी सारे उसके पास खत्म हो जाते थे। दुकानदार के पास ज्यादा नींबू को खरीदने लगा और उन सारों को बेच देता था और वैसे ही उसके व्यापार में भी अच्छा लाभ आने लगा। ऐसे उसने अपना खुद का दुकान शुरू किया और उसमें सहायकों को भी काम पे लगाया। एक दिन नींबू के दुकान को जाता है। आपकी दुकान में सारे नींबू खरीदना है मुझे। एक समय था जब तुमने मेरे पास सिर्फ 10 नींबू खरीद के व्यापार शुरू किया था। अब तो तुम्हारा खुद का एक दुकान है। वाह! आपको याद है आपने एक बार मुझसे पूछा अगर मैं कुछ और दिन इस व्यापार को चला पाऊंगा? मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा, मगर उसी बात ने मुझे प्रेरित भी किया और नुकसान होने के बावजूद हार नहीं मानकर बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। जब कुछ करने का दृढ़ निश्चय होता है तो कुछ भी कर पाओगे बेटा। बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि नहीं हो पाएगा, पर उन बातों का बुरा ना मानकर उनको दिखाने की कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मगर बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो लोगों के कहा का बुरा मानते हैं और निरुत्साहित हो जाते हैं और काम करना भी रोक देते हैं। और ऐसे दुकानदार नवनीत का अभिनंदन करता है। नवनीत के सोच के अनुसार व्यापार के अच्छा चलने पर अपने माँ बाप का बहुत अच्छा ख्याल रखता है